Assalamu alaikum warahmatullah. Today we will discuss LCO oscillations. When an inductor coil is connected across a charged capacitor, there is repeated exchange of energy between them. जब एक इंडक्टर कॉइल को हम कनेक्ट करेंगे एक चार्जड कैपेसिटर के साथ, तो बेटा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रिपीटेड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के होती है इन दोनों के दरमियान. तो वही उसी फिनोमिनन ऑफ रिपीटेड एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस. यानी ये वो फिनोमिनन है जिसमें रिपीटेड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है किस किस के दरमियान, इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान एक इलेक्ट्रिक सर्किट में. उसी को सिंपल में हम क्या कहते हैं, एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं. या आप इस तरह भी कह सकते हो, द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कैपेसिटर which stores electrical energy and an inductor which stores magnetic energy are called as LC oscillation. सिंपल में आपने याद रखना वो ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होते हैं जब एनर्जी एक्सचेंज होती है बिटवीन कैपेसिटर और इंडक्टर, यानी जब इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के साथ एनर्जी कंटिन्यूसली एक्सचेंज करेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ ऑसिलेशन जनरेट होंगी. तो उन ऑसिलेशंस को हम सिंपल में कहते हैं दे आर कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेशंस. ये चीज़ आपको पता ही है कि कैपेसिटर जब एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और दिस इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या उसको मैग्नेटिक एनर्जी हम कहते हैं. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है ना. जो बेसिक सर्किट एक्चुअली बेटा हम यूज़ करते हैं इस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सिंपली बना हुआ था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर. उस सर्किट को हम टैंक सर्किट कहते हैं, ठीक है ना. वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा. तो देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी between a capacitor which stores electric energy and an inductor which stores magnetic energy are called LC ऑसिलेशंस, ठीक है ना. यानी वो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होते हैं जब एक्सचेंज होती है एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान, ऑसिलेशंस को हम कहते हैं, उनको हम एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं. तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो मैंने आपको बोला एक इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल एंड ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, जब उनको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल्स में, तो उसको हम टैंक सर्किट कहते हैं. तो वही टैंक सर्किट एक्चुअली हमें एलसी ऑसिलेशंस प्रोवाइड करता है. ये टैंक सर्किट मैं आपके सामने बनाऊंगा बेटा. ये हमारे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक और हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक और की हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. एल सी K1 K2. ये आपके सामने टैंक सर्किट रहा जिसमें एल, और इसको टैंक सर्किट कहते हैं, जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर पैरेलल्स में कनेक्ट हुआ होता है. तो ये टैंक सर्किट हमें बेटा क्या करता है, प्रोवाइड करता है एलसी ऑसिलेशंस. तो बेसिक सर्किट तो ये है एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना. इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो स्टोर होती है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि इसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट किया है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, आपको पता है वो होगी इन द फॉर्म ऑफ दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू 1/2 Q² आपको ऑलरेडी ये पता है, ठीक है ना. एंड वायरस जो एनर्जी स्टोर होती है इन द इंडक्टर दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्विवेलेंट टू 1/2 Li². ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना. This is the energy stored in capacitor 1/2 Q²C, whereas energy stored in the form of magnetic field in the inductor is 1/2 Li². ठीक है ना. नाउ जो एक्शन है इस टैंक सर्किट की, इसको हम अंडरस्टूड इस तरह करेंगे, यानी मैं आपको सारा ये बताऊंगा एक्चुअली इसमें होता क्या है.
The action of tank circuit can be understood by assuming that capacitor is charged by connecting it to a suitable voltage source, that's battery. ठीक है ना, पहले हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस C इसको हम कनेक्ट करते हैं इंडक्टर को, आपको पता है इंडक्टर से कनेक्ट हुआ है थ्रू की K2, और हमने कैपेसिटर के साथ एक सेल के साथ इसको कनेक्ट किया है थ्रू है की K1। तो जैसे हम प्लग K1 करेंगे, विच मीन्स K1 जैसे हम प्लग करेंगे तो ये सेल क्या करेगा, दिस सेल विल चार्ज द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल Q बाई C। वो आपको पता है ना, पोटेंशियल V इज इक्विवेलेंट Q बाई C। तो इस पोटेंशियल तक इस कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज। जैसे हमने की को क्लोज किया यहाँ पे, तो देयरफॉर सर्किट कंप्लीट हुआ, तो ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा टू अ पोटेंशियल Q बाई C, वेयर व्हाट इज Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड V इज द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है ना, तो कुछ एनर्जी फ्रॉम द सेल इज स्टोर्ड इन दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दैट्स 1/2 Q² C। ठीक है ना, तो जैसे हम बाद में रिमूव करेंगे इस K1 को एंड पुट प्लग K2 इन इट, ये रिमूव किया विच मीन्स ये सर्किट अब बैटरी डिस्कनेक्ट हुई इस कैपेसिटर के साथ, इंस्टेड हमने K2 को क्लोज करना है, तो विच मीन्स नाउ दिस सर्किट, दिस पार्ट ऑफ सर्किट इज कंप्लीटेड। तो देयरफॉर द चार्ज्ड कैपेसिटर अब नाउ इज कनेक्टेड टू दिस इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। ठीक है ना, तो एज द कैपेसिटर यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम इसको कनेक्ट किया तो कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। फर्स्ट कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर विल बी नाउ फुल्ली चार्ज, जैसे एट स्टार्ट एट टाइम t इज 0 फॉर एग्जांपल, नाउ योर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। जैसे हमने K1 को डिस्कनेक्ट किया, नाउ K2 को इंट्रोड्यूस किया, तो ये अब ये वाला सर्किट कंप्लीट हुआ, बट एट दैट टाइम एट द स्टार्ट दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज विच इज चार्जड बाय दिस बैटरी। तो विच मीन्स मैं आपको डायग्रामेटिकली ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊँगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, दैट्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब मैं थोड़े से इस तरह डायग्राम बनाऊँगा, आई विल चेंज द डायरेक्शन द सेम थिंग, क्योंकि बहुत इससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लिखने को आएंगी। L नाउ दिस इज एट द स्टार्ट, ठीक है ना, व्हेन I इज 0, जब करंट 0 था, तो दिस फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, विच मीन दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड एट द स्टार्ट, जैसे हमने स्टार्ट पे लिया। ठीक है ना, नाउ जैसे सर्किट कंप्लीट हो, नाउ दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग इन अ वे दैट इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेट। ठीक है ना, तो देयरफॉर क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, अब डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम चार्ज्ड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेट थ्रू द इंडक्टर। यानी अब इलेक्ट्रॉन क्या है करेंगे, इंडक्टर से वो फ्लो होके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेट तक पहुंच जाएंगे। तो जो फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस इंडक्टर इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यू नो दैट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो होंगे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस इंडक्टर में पास होंगे, विच मीन्स करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। आपने पढ़ा है जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे थ्रू इंडक्टर, करंट पास होगा थ्रू इंडक्टर, तो देयरफॉर वहाँ पे क्या होगा, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड, क्योंकि इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्शन पढ़ा आपने, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, उसकी वजह से क्या एक ईएमएफ वहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है ना, so therefore due to the flow of the current through the inductor there is production of EMF, yeah, there is production of magnetic field around it, वहाँ पे एक magnetic field produce होगा। Thus energy which was initially stored between the plates of capacitor in the form of electric field will start getting transformed into the magnetic field build up around the inductor। तो therefore जो actually वहाँ पे पहले हमें energy किस में store थी, in the form of electrical energy यहाँ पे थी, मौजूद थी between the plates of capacitor, अब धीरे धीरे वही energy magnetic field में convert होनी start हो जाती है, क्योंकि जैसे ही करंट इस इंडक्टर में पास होगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होती चली जाएगी। दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्मड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज बिल्ड अप अराउंड दिस इंडक्टर। दस मैंने आपको बोला एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर व्हिच देयरफॉर अपोजेस, वो तो क्या काम करेगा, वो अपोज करेगा करंट को, काज उसके को, लेंसेज अकॉर्डिंग टू लेंसेज लाइट विल अपोज द काज, काज क्या है इस वक्त द फ्लो ऑफ करंट। दस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले इसमें क्या होगा, एक इंड्यूस होगा दिस इंडक्टर व्हिच विल देयरफॉर अपोज द करंट एंड हैंस स्लोज डाउन द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर को एब्रप्टली डिस्चार्ज नहीं होने देगा, इसको धीरे धीरे क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट ऑफ दिस टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेट will take some time,
यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो देयरफॉर फिर से मैं थोड़ा सा आपको बताऊं जल्द जल्द में। ये पहला स्टेज है जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, कैपेसिटर फुली चार्ज है, नाउ कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। तो चूंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, एक कैपेसिटर एक प्लेट पे, दूसरे पे कुछ बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स अब थ्रू इंडक्टर मूव करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेट। इन जनरल आई विल से करंट इसमें पास हुआ, जैसे ही करंट पास होगा इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो देयरफॉर हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे स्टोर थी कैपेसिटर में, वो किस में स्टार्ट होनी कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई अब मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन आपको ऑलरेडी एक चीज पता है कि चूंकि इंडक्टर में जैसे ही करंट पास होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा अपने काज को। काज क्या है? पास पैसेज ऑफ द करंट। तो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, विच मीन्स हमारा कैपेसिटर एब्रप्टली डिस्चार्ज नहीं होता, इसको थोड़ा टाइम लगता है डिस्चार्ज होने में। तो देयरफॉर नंबर सेकंड डायग्राम आई विल फॉलो, जैसे मैंने आपको कहा। नाउ ये बेटा ये हमारे पास नंबर सेकंड डायग्राम अब बनेगी। अब इसमें कुछ करंट हो रहा है फ्लो, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर अब देखो, बस ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटर। अब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ये आप देख सकते हो। नाउ देयर इज कन्वर्शन। यहाँ पे देखो एरोज कितने थे, ये देखो कितनी चार्ज थी, अब चार्ज कम हो गई, लेकिन यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाई शोइंग अस दैट नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। आना यहाँ तक तो आया ना समझ। नाउ चूंकि एक्चुअली क्या होगा, कैपेसिटर धीरे धीरे बेटा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो विच मीन आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड, दिस 1/2 k² स्क्वायर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 1/2 Li स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ ए स्टेज विल रीच, एक स्टेज अब पहुंचेगा जैसे ही सारी चूंकि कुछ टाइम तो लगेगा इसको डिस्चार्ज होने में। नाउ स्टेज विल रीच जब आपका दिस कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। And with the passage of time the transfer of electron is almost tends to stop. Why? Because capacitor stops discharging, fully discharge हो जाता है, and current through the inductor tends to die out. अब करंट इस इंडक्टर में क्या होगा, वो डाई आउट होने को है। ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि कैपेसिटर अब डिस्चार्ज हो रहा है। स्टेज विल रीच, ऑलमोस्ट हमारा कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली डिस्चार्ज होगा। तो इसमें उस वक्त जो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो किस में कन्वर्ट मतलब किस में कन्वर्ट हो गई होगी, वो कन्वर्ट हो गई होगी फुल्ली मैग्नेटिक फील्ड में। तो थर्ड डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना के दूंगा, एक्चुअली आपको अंडरस्टूड करवाएगी कि एक्चुअली एलसी सर्किट किस तरह ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है। तो देयरफॉर ये आपका कैपेसिटर है, ऑलमोस्ट ये खाली है, विच मीन्स ये देखो बेटा, look this, which means at this stage almost whole of the electrical energy is being converted into magnetic energy, which means capacitor has almost discharged, fully discharged। इस वक्त capacitor almost fully discharged हो गया है। तो ये एक स्टेज रहा आपके सामने जिसमें हमने एक्चुअली किसको चार्ज किया था, कैपेसिटर को। कैपेसिटर ने अपनी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट की, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फुली थी कैपेसिटर में, फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो स्टार्ट हुई कन्वर्ट होनी किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो विथ रेस्पेक्ट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑलमोस्ट होल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसको डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ अब देखो आगे क्या हो रहा है। जैसे ही अब बेटा एक्चुअली अब कैपेसिटर ऑलमोस्ट फुली डिस्चार्ज हो गया है, करंट थ्रू इंडक्टर अब क्या करेगा, टेंड टू डाई डाउन। अब करंट ऑलमोस्ट इससे डाई डाउन होगा, क्योंकि फुली यहाँ पे अब कुछ बचा ही नहीं, तो करंट जो इसमें है ना अब वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है। दैट्स कैपेसिटर स्टॉप्स डिस्चार्जिंग and the current through the inductor tends to die down, that tends to drop to zero. Now the induced EMF in the inductor now tries to maintain the current. आपको ऑलरेडी पता, आपने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की खुसूसियत है कि इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज। अब पहले इन केसेस में कॉज क्या था, इसमें पैसेज ऑफ करंट, तो ये अपोज कर रहा था इसको, ये करंट को ग्रो होने नहीं देता था, तभी करंट को थोड़ा टाइम लगा यहाँ पे क्या होने में, डाई डाउन होने में। नाउ जैसे ही अब करंट डाई डाउन होने लग गया, अब करंट कम होते चला गया, कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना बंद होना शुरू हो गया। तो what will happen now, once again induced EMF will once again oppose the cause का इस वक्त dying down of the current, now it will try to maintain this current, ठीक है ना। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस इंडक्टर में, नाउ इट ट्राइज टू मेंटेन द करंट फ्लो,
अब ये कोशिश कर रहा है कि नहीं अब करंट इसमें होना चाहिए, क्योंकि अपोज करेगा काज को, चूंकि काज का इस वक्त डाइंग डाउन ऑफ द करंट, इट विल अपोज द काज, तो इट विल कोशिश क्या करेगा, ये मेंटेन द करंट, ये कोशिश करेगा करंट अब मेंटेन रहना चाहिए इस इंडक्टर से। तो देयरफॉर वंस अगेन द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द इंडक्टर नाउ ट्राइज टू मेंटेन द करंट फ्लो सिंस इट ऑलवेज अपोज द काज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूसर। नाउ इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ रिचार्जेस द कैपेसिटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या काम करेगा, ये अब रिचार्ज करेगा कैपेसिटर को, मगर किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। या मैं आपको इस तरह भी कह सकता हूं, जैसे ही बेटा डिस्चार्जिंग, जैसे एज सून एज द डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीट, नाउ करंट क्या होता है, ऑलमोस्ट स्टॉप होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है विथ दिस इंडक्टर, ये इट विल स्टार्ट कोलैप्सिंग। तो देयरफॉर एक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पे डेवलप होगा, वो क्या कोशिश करेगा, इट विल स्टार्ट रिचार्जिंग द कंडेंसर द कैपेसिटर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अब क्या करेगा, क्योंकि पहले ये एक्चुअली इसको अपोज करता था, पहले केस में जब करंट इसमें पास होता था ये करंट को अपोज, अब जब करंट डाई डाउन होता फिर से ये अपोज करेगा। तो अब इसके अपोजिशन की वजह से क्या होगा, अब ये कोशिश करते कि करंट मेंटेन रहे इसमें, तो करंट मेंटेन होने की सूरत में अब क्या करता है, ये कैपेसिटर को वंस अगेन चार्ज करेगा, लेकिन दिस टाइम इन द अपोजिट डायरेक्शन। द कंडेंसर इज वंस अगेन रिचार्ज द कंडेंसर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो द रिचार्जिंग इज ऑल्सो अपोजिट, वो भी थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन ये एक्चुअली क्या करेगा, कंडेंसर को क्या करेगा, रिचार्ज करेगा, ठीक है ना। तो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल रिचार्ज द कैपेसिटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट्स करंट causes the electron rich plate to lose more electrons, not only it is excess electrons but more, and consequently acquires a positive charge, while as an electron deficient plate gets more electrons than which were needed to compensate for the deficiency, ठीक है ना, and hence becomes negatively charged। वो समझ में आया मैंने क्या कहा, यानी कि एक्चुअली ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, ये इट रिचार्जेस द कैपेसिटर, करता है रिचार्ज कैपेसिटर में अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, बिकॉज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या करंट है, ये काज क्या करता है, ये करता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट है ना, उसको एक्चुअली लूज करवाता है इलेक्ट्रॉन। नॉट ओनली जो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास चूंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन ये वही लॉस नहीं करता है, ये इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इन टर्न जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेट था, उसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसको उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। तो देयरफॉर ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस, ये नेगेटिवली चार्जड बन जाता है, ये पॉजिटिवली चार्जड प्लेट बन जाता है। तो वंस अगेन द सेम थिंग विल हैपन, है ना समझ में। तो एक्चुअली यही होता है इसमें, ठीक है ना। तो consequently what happens, this one of the positive, this plate gets more positive charge and another gets more negative charge, ठीक है ना, compensation के लिए। Now once again what will happen, we again get an electric field between the plates of capacitor, now but this time in the opposite direction. Now this can be explained by another diagram। अब एब्रेप्टली, फिर से मैंने कहा एब्रेप्टली ऐसा नहीं होता है कि आपका सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन में, क्योंकि ईएमएफ है वहां पे, ईएमएफ वंस अगेन विल अपोज द काज। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन बेटा, थोड़ा सा अब ये डायग्राम नंबर 4 है, ठीक है ना। तो देयरफॉर नाउ दिस प्लेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, दिस प्लेट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। वो मैंने आपको भी बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या काम करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव प्लेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालता है और डेफिशिएंट प्लेट को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। तो देयरफॉर जब इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये नेगेटिवली चार्जड बन गए, पॉजिटिवली चार्जड। वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। So we again get an electric field between the plates of the capacitor, but this time in the opposite direction, and the current through the inductor reverses the direction। अब करंट क्या करेगा काम, वो रिवर्स करेगा डायरेक्शन, किसमें, इस इंडक्टर में। तो ये साइकिल क्या होता है, दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, and we have repeated transfer of energy from electrical to magnetic field and then back to electric field, so therefore which cause an oscillatory current to flow through this LC circuit, and we express this by saying that electrical oscillations are taking place in the electrical circuit। तो therefore बेटा what happens, इसी तरह ये consistently अब फिर से क्या होगा, ये धीरे धीरे अब चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो एक और डायग्राम में आपको स्टेज विल रीच लाइक दिस। वंस अगेन ये अब थोड़ा थोड़ा फिर से ईएमएफ की वजह से फिर से चार्ज होता चला जाएगा। तो देयरफॉर दिस विल बी वंस अगेन फुल्ली चार्ज्ड, ठीक है ना। तो ये फुल्ली चार्ज होगा और अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयरफॉर दिस इज सॉर्ट ऑफ ऑसिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, देन बैक टू मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो वंस अगेन फिर से ये देखो ये और स्टेज सेम है ना, लेकिन क्या देखो डायरेक्शन उल्टी है। तो वंस अगेन सेम थिंग विल हैपन, उसके बाद फिर से ही होगा, ठीक है ना। चलो एक और डायग्राम मैं आपके लिए बनाऊंगा बेटा। तो देयरफॉर उसके बाद व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड वंस अगेन नाउ जब आपका कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज हो गया होगा,
ठीक है ना. Capacitor will be fully charged. Now once again there will be no magnetic field. Once again the capacitor will start discharging, but this time in opposite direction. ठीक है ना बेटा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे I0 आपका बन जाता है. ठीक है ना. यहाँ पे यहाँ पे ये कौन है, इसमें I मैक्सिमम होता है, इस वक्त करंट मैक्सिमम होता है. ठीक है ना. ये देखो डायरेक्शन, ठीक है ना. तो देखो बेटा फिर से अगेन वंस अगेन अब यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी. अब देखो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की. एरो देख लेना, इनमें एरोज क्या थे, डाउनवर्ड्स, इनमें एरोज अपवर्ड्स है. ठीक है ना. नाउ दिस इज योर करंट बेटा, दिस इज I एंड दिस इज I, द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है ना. फिर से क्या होगा, ये कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा. तो वंस अगेन जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे फुल एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होगा. फिर वंस अगेन ये वाला स्टेज वापस आएगा हमको. चलो मैं बनाऊंगा आपके लिए. कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर आपका. कैपेसिटर खाली होगा. तो वंस अगेन अपोजिट डायरेक्शन में वो फिर से उसको क्या करेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में वो फिर से उसको क्या करेगा, रिचार्ज करेगा. तो हमें पहला स्टेज वापस मिलेगा, ये वाला स्टेज हमें फिर से वापस मिलेगा. तो देयरफॉर कंसिस्टेंटली आप देख सकते हो ऐसा होता है आपके पास. चलो मैं इसके जरिए बार ग्राफ के जरिए भी आपको दिखा सकता हूँ. यहाँ पे इस वक्त मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, और आपके पास मैक्सिमम दिस ये है, UE इज मैक्सिमम. इस स्टेज में आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे आधी UB है, आधी UE है, आधी UE है. इस स्टेज में देखोगे आप UB इज मैक्सिमम, UE है ही नहीं आपके पास. इस स्टेज में देखो आधी UB आधी UE. ठीक है ना. इस स्टेज में देखो फुल UE है आपके पास. स्टेज में देखो आधी UB है, आधी UE है. ठीक है ना. और इस स्टेज में फिर से आप देखो कंप्लीटली UB है. तो मैंने आपको थोड़ा सा बार ग्राफ के जरिए से दिखाया कि एक्चुअली एनर्जी किस तरह एक पे कन्वर्ट होती चली जाती है. ठीक है ना. तो देयरफॉर दस एनर्जी टेक वंस फ्रॉम द सेल एंड गिवन टू कैपेसिटर कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन C एंड L. ठीक है ना. तो जो एनर्जी पहले हमने सेल से ली वो ऑसिलेट होती चली जाएगी बिटवीन किस के दरमियान, इस कैपेसिटर और L के दरमियान. एंड दिस सॉर्ट ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज LC ऑसिलेशंस. नाउ इफ द सर्किट हैज बेटा नो रेजिस्टेंस, इफ आमतौर पर इफ नो रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इन द सर्किट and if no radiation almost occur, a pure sinusoidal current will flow through the circuit. तो एक साइनोसाइडल करंट वहाँ पे फ्लो होगा. अगर आपके पास सर्किट में क्या होगा, नो रेजिस्टेंस है, कोई रेडिएशन भी नहीं ओकर हो रही है, तो देयरफॉर बेटा इस तरह का करंट आपको मिलेगा, एक प्योर साइनोसाइडल करंट आपको मिलेगा. ठीक है ना. नंबर वन थिंग. नंबर सेकंड, एज अर्ली सेड करंट है, सर्किट के पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी भी नहीं होती है. तो जो ऑसिलेशन वहाँ पे बेटा प्रोड्यूस होगी ना, उनके पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा. These oscillations are called as undamped oscillations. Remember, क्योंकि आपको थोड़ा सा याद होगा, undamped oscillations वो oscillations होती है जिनका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, जिनका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता. लेट मी से दैट टू यू. फॉर एग्जांपल इन undamped oscillations ऐसी होती है बेटा. मैं इस तरह की oscillations आपको दिखाऊं. ठीक है ना. दीज आर कॉल्ड एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, जिनका जो एम्पलीट्यूड है ना वो देखो बेटा वो सेम ही रहता है, एम्पलीट्यूड में फर्क नहीं आती है. ठीक है ना. ये देखो आप, दीज आर कॉल्ड एज. अगर आपके सिस्टम में जो आपके ऑल्सो अगर टैंक सर्किट आपका है उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर रेजिस्टेंस उसमें नहीं है तो बेटा आपके पास वहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी. जब एनर्जी लॉस नहीं होगी तो जो वहाँ पे एक्चुअली व्हाट विल हैपन, जो ऑसिलेशंस वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, उन ऑसिलेशंस की जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा. तो जब एम्पलीट्यूड सेम होगा तो इन ऑसिलेशंस को हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं. हालांकि रियलिटी में ऐसा तो नहीं होता है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, तो प्रैक्टिकली हमारी जो ऑसिलेशन है वो कुछ टाइम के बाद डाई डाउन हो जाती है, वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती है. वो इस तरह की होती है, यानी कि पहले इनका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, फिर धीरे 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 डाई डाउन. दीज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जिनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहता, जो किसी टाइम के बाद डाई डाउन हो जाती है. वो मेनली किस वजह से होती है, जब अपोशन वहाँ पे होगी. तो प्रैक्टिकली तो हमारे पास अपोशन होती है, प्रैक्टिकली तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस इजीली नहीं होते हमारे पास, प्रैक्टिकली तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस ही होती है. ठीक है ना.
तो नव ये एक्चुअली थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बताया। नव थोड़ा सा हम इस इक्वेशन की तरफ भी जाएंगे अब। तो आपको फिर से याद ये रखने, आपने ये सारे डायग्राम्स क्लीनली देखनी है, ठीक है ना। इनमें हमने देखा है कि बार ग्राफ्स के जरिए मैंने भी आपको दिखाया कैसे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c कन्वर्ट होती है एल 1/2 एल आई स्क्वायर, फिर बाद में 1/2 एल आई स्क्वायर दैट्स मैग्नेटिक एनर्जी किस तरह कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो डिफरेंस हमने ये डिफरेंट चीज़ें देखी। तो बाकी मैंने उसके बाद में बताया कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं होगी, हमारे सर्किट में एनर्जी, वहाँ पे रेडिएशन लॉस नहीं होगा, तो हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होगी जिनका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, तो वो कंसिस्टेंटली ऑसिलेट होता चला जाएगा। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर डू ऑकर सम लॉस ऑफ एनर्जी, देयरफॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस गो ऑन डिक्रीजिंग, दीज आर कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस एज शोन हियर, ठीक है ना। तो ऑब्टेन अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस द एनर्जी लॉस इज ड्यूली कंपनसेटेड इन प्रॉपर फेज। अगर हमने कंपनसेट करना है तो हमें एनर्जी को प्रॉपर फेज में देना है। तो मैथमेटिकली हम दिखाएंगे इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, वो हम दिखाएंगे। अगर मैं कहूँगा लेट, जल्दी ज़्यादा कुछ, लेट Q be the charge on either plate of capacitor, ठीक है ना, at any instant, and let I be the current through the inductor at that time, then voltage drop across the कैपेसिटर। तो मैं कह रहा हूँ बेटा कि हम क्यों लेंगे चार्ज जो किसी भी प्लेट पे हो कैपेसिटर में किसी भी टाइम पे, तो एट दैट टाइम हम कहते हैं करंट आई पास हो रहा है इंडक्टर में, यानी कुछ भी चार्ज कैपेसिटर, हमने बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया, बाद में जब हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए छोड़ दिया इंडक्टर से, तो वही हम कहते हैं किसी भी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे अगर हमारे पास जो चार्ज है कैपेसिटर्स के पास, तो एट द सेम टाइम उस वक्त जो इंडक्टर में करंट पास होता होगा वो कुछ आई होगा। तो मुझे ये बताओ जो वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर होगा, वो सिंपली किसके बराबर होगा, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर सिंपली Q by C। सो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू Q by C। नाउ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर एट दैट टाइम इज गिवन बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होगा। Now induced EMF across the inductor, पढ़ा है ये चीज़ें आपने पढ़ी है, इंडक्टर एट दैट टाइम t, एट टाइम t। तो इंड्यूस्ड EMF किसके बराबर होगा बेटा, दिस इंड्यूस्ड EMF विल बी इक्विवेलेंट टू, चलो इसको मैं, अगर मैं इसको वो पोटेंशियल ड्रॉप VC से रिप्रेजेंट करूँ, उसको मैं VL से रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल ड्रॉप का कैपेसिटर देखा, वो सिंपली Q by C के बराबर होता है। नाउ इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इंडक्टर हम हालांकि E से रिप्रेजेंट करते थे, हम यहाँ पे VL से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट माइनस LdI by dt, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस है ना, तो देयरफॉर इट इज माइनस LdI by dt। पुट दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट एज दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि सिंस L एंड C आर इन पैरेलल, आपने देखा सर्किट में पहले ही आपने देखा, क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल फैशन में है, तो देयरफॉर इनमें पोटेंशियल दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल फैशन में करंट डिफरेंट होता है लेकिन पोटेंशियल सेम होता है। सिंस L एंड C आर इन पैरेलल्स, देन VC will be equivalent to VL, चूंकि potential across these two will be the same, that's minus L di by dt will be equivalent Q by C, ठीक है ना। तो that's di by dt will be equivalent to minus Q by L। put this as equation number थर्ड, है ना, इसको मैंने नीचे भेज दिया। अब चूंकि बेटा I करंट किसके बराबर होता है, since I is equivalent to rate of change of charge, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, डी क्यू बाई डी टी। तो देयरफॉर देन इक्वेशन ये क्या बनेगी, डी बाई डी टी ऑफ इंटू आई को अपना वैल्यू दो, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल माइनस क्यू बाई एल सी। तो ये डबल डिफरेंशियल बनेगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, चूँकि इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। एंड डू यू नो व्हाट दिस इक्वेशन इज, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर है ना, क्योंकि स्क्वायर है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ होमोजेनियस टाइप, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, होमोजेनियस टाइप इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, लिख के भी रखूंगा मैं। दिस इज सेकंड ऑर्डर
differential equation and its equation of simple harmonic motion. ये equation of simple harmonic motion है and we'll compare that. आपको पता है simple harmonic motion की equation क्या है? That is m t square y by dt square is equivalent minus ky. ये जनरल फॉर्म होती है उसकी, that is simply equivalent to, चलो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, इसको भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, एम डिवाइड होगा फिर यहाँ पे लिखे आएंगे, ये बन जाएगा प्लस के बाई एम वाई इज इक्वल टू 0. जस्ट कंपैरिजन के लिए मैंने, ये जनरल इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल माइनस के वाई, तो एम यहाँ पे डिवाइड होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, के मैंने यहाँ पे ट्रांसफर की बन गया प्लस के बाई एम वाई इज इक्वल टू 0. पुट दिस एज इक्वेशन 5. कंपेयरिंग 4 and 5. So therefore a comparison of equation 4 and 5 shows that in LC oscillator अब देखो यहाँ पे L, ठीक है ना, inductor plays the same role as that of inertia in mechanics. M, this is mass. हम कहते हैं LC oscillations में जब हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करते हैं तो बेटा हम कहते हैं कि LC oscillations में इंडक्टर वही रोल प्ले करता है as that of जो inertia एक्चुअली मैकेनिकल ऑसिलेशन या मैकेनिकल ऑसिलेटर में करता है, ठीक है ना. सिमिलरली 1 बाई कैपेसिटेंस 1 बाई सी, ये काउंटर पार्ट है किसका? स्प्रिंग कांस्टेंट का, के 1 बाई, चूंकि 1 बाई सी किसके बराबर आएगा? के बराबर. ये काउंटर पार्ट किसका है? स्प्रिंग कांस्टेंट का, फोर्स कांस्टेंट का ऑफ द मैकेनिकल ऑसिलेटर. तो दस जो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज कंपेरेबल टू द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द मैकेनिकल ऑसिलेटर एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज लाइक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर. यानी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं हम देखें इंडक्टर एक्चुअली यहाँ पे इंडक्टर का इंडक्टेंस एल वही काम करता है जो इनर्शिया करता है मैकेनिकल ऑसिलेटर में, 1 बाई सी कैपेसिटेंस वही काम करता है जो एक फोर्स कांस्टेंट करता है, ठीक है ना. तो देयरफॉर अब फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देयरफॉर हम फ्रॉम इक्वेशन, ये मैंने लिखा है आप खुद लिख सकते हो, आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5 इट शोज दैट एलसी ऑसिलेटर इंडक्टर प्लेज द same role as that of shows that in LC oscillator inductor plays the same role as that of inertia in mechanical oscillator. Similarly 1 by C in the is the same as that of the spring constant, force constant of mechanical oscillator. Thus energy stored in the inductor is comparable to the kinetic energy stored in the mechanical oscillator and energy stored in the capacitor is like elastic potential energy in the mechanical oscillator. Now अब इक्वेट हम करेंगे इक्वेशन डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वलेंट माइनस क्यू बाई एल सी, ठीक है ना, फ्रॉम थर्ड, नहीं सॉरी, इसी तरह हम लिखा, इसको मैंने ट्रांसफर किया क्यू बाई एल सी दैट्स इक्वलेंट टू माइनस 1 बाई एल सी इंटू क्यू, इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं, दैट्स इक्वलेंट टू, ये किसके बराबर आएगा? ओमेगा स्क्वायर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू, ऑलमोस्ट इसी के बराबर आएगा. हाँ ठीक है, वायर, चलो मैं यहाँ पे लिखूँ 1 बाई एल सी इज इक्वलेंट ओमेगा स्क्वायर, है ना. एल सी 1 बाई एल सी किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, विच मीन्स ओमेगा इज इक्वलेंट 1 बाई रूट एल सी. ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई न्यू, है ना, दैट्स इक्वलेंट 1 बाई रूट एल सी. तो देयरफॉर बेटा क्या आया हमारे पास? 2 पाई न्यू इज इक्वलेंट 1 बाई रूट एल सी, तो विच मीन्स न्यू इज इक्वलेंट 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है ना. 2 पाई यहाँ पे न्यू, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिली, दिस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ एल सी सर्किट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसकी, ठीक है ना. ये हमें एक्चुअली मिलती है, इसको हम कहते हैं दिस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज विच वेरी साइनोसाइडली, ऐसा भी कह सकते हैं. तो देयरफॉर बेटा दिस वाज द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट. तो इसको जो है कंपैरिजन इक्वेशन, जब हम इसको यानी टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ एलसी वी राइट इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं. बाद में हम एक्चुअली इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करते हैं 1 बाई एल सी क्यू, चूँकि एक्चुअली 1 एल सी किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर होता है, सॉरी 1 बाई एल सी होता है ओमेगा स्क्वायर के बराबर. तो देयरफॉर फिर बाद में हमने स्क्वायर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी. दिस इज न्यू इज इक्वलेंट 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी विच इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर.